नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। खबर पंजाब से, जहां दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। पंजाब बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता अमरिंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों के ऊपर पानी की बौछार कर तितर बितर करने की कोशिश करती इस दौरान नजर आई। पंजाब में अगले साल चुनाव और उससे पहले प्रदर्शनों की ये सूरत एक बार फिर सड़क पर दिखाई दी, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता दलितों पर अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए और इस दौरान पुलिस का एक्शन और सख्ती भी उन पर दिखाई दी। वहीं बात पंजाब में कांग्रेस के बीच चल रही अंतर्कलह की भी। ऐसा लगता है कि झगड़ा खत्म हो गया, क्योंकि आला कमान के दखल के बाद सुलह का फॉर्मूला सामने आया। कांग्रेस के फॉर्मूले के मुताबिक अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपने की बात कही गई है। पंजाब कांग्रेस के गृह युद्ध का दी एंड। टीम कांग्रेस में सीज फायर का फॉर्मूला तय। अमरिंदर सिद्धू में सत्ता शक्ति का बंटवारा। खुलकर तकरार हुआ, म्यान से तलवारें निकली। चंडीगढ़ से दिल्ली तक लगातार दौड़ चली। जबरदस्त मोर्चाबंदी हुई, शिकवा शिकायतें हुई और लगा कि पंजाब कांग्रेस का झगड़ा सुलह की संभावनाओं को पार कर रहा है और ये लगा कि शायद कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू की पारी खत्म होने वाली है और ये तक लगा कि सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की संभावना मजबूत होती दिखी। लेकिन कांग्रेस ने इस झगड़े के समाधान का रास्ता निकाल ही लिया। हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। तो कैप्टन ने जो गेस्चर दिखाया कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलने के बाद कि जो कुछ सीपी तय करेंगी मैं उसको मानूंगा, तो उसका पार्टी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट गया है। यानी कहीं ना कहीं कप्तान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिद्धू जी शायद पीसीसी प्रेसिडेंट बने, जो उनकी ख्वाहिश है। कहीं इसी के आसपास हमको बैलेंस करना पड़ेगा। इस तरह का एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, कप्तान मुख्यमंत्री, सिद्धू शायद पीसीसी प्रेसिडेंट। हाँ, इसी के आसपास हमको हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इसके आसपास ही। तो कई हफ्तों की सुनवाई, मंथन, दोनों पक्षों की दलील और पंजाब के ताजा हालात को ध्यान में रखने के बाद कांग्रेस ने पंजाब के लिए जो फॉर्मूला निकाला है उसका लबोलुआब ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कप्तान यानी पंजाब के सीएम बने रहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू अपने खाते में प्रदेश अध्यक्ष का पद हासिल करने में कामयाब रहे। पंजाब में 2 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। एक कार्यकारी अध्यक्ष ब्राह्मण होगा, दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष दलित समुदाय से होंगे। वो अपनी राजनीति और अपने सम्मान के लिए भी साथ खड़ा होना पड़ेगा और पंजाब के लिए भी होना पड़ेगा। पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है। उस स्टेट के अंदर किसी तरीके की भी इंस्टेबिलिटी, किसी तरीके की अस्थिरता देश के लिए खतरनाक हो सकती है। और जिस तरीके से अकाली दल ने अपना ग्रिप लूज किया है, बीजेपी इज ऑलमोस्ट डिमिनिस्ड, और यदि कुछ ऐसी फोर्सेज आ जाती हैं जो फोर्सेज गहराई से न समझ सके कि राष्ट्र हित क्या है और पंजाब का हित क्या है और उसको मिल करके नहीं चल सकें, तो उनके हाथ में ताकत नहीं आए, ये हर कांग्रेसमैन का फर्ज भी है। और दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और कैप्टन किसी से भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। कांग्रेस ने सांप मारने और लाठी बचाने का जतन किया है। अमरिंदर की आन बनाए रखी तो सिद्धू की शान का भी ख्याल रखा, लेकिन 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सिद्धू पाजी के लिए सीमाएं भी तय कर दी हैं। आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। तो ऐसा लगता है कि समाधान निकल गया है। और आपको ये भी बता दें कि आज तक से कांग्रेस के नेता हरीश रावत, जो कि पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, क्या फॉर्मूला रहेगा, इस पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी दी। नमस्कार। पंजाब के कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से काफी सवाल उठे हैं।
क्या होगा कांग्रेस का? नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका अंत कब होगा, कैसे होगा? हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो एक तरह से पंजाब के लिए कांग्रेस के लिए डैमेज लिमिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके क्राइसिस मैनेजर हैं हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पर अब पंजाब के जनरल सेक्रेटरी। हरीश जी, कई हफ्ते हो गए, कब तक ये मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि चुनाव आते आते अब 6 महीने ही रह गए। हमने बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट कर ली हैं। सॉर्ट आउट कर ली? हाँ, बहुत एक्सटेंट तक। और लास्ट मोमेंट पर कुछ चीजें, नई बातें आई हैं, तो उनको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अनदर 2-3 days दे होल। नहीं, आप 2-3 दिन कई दिनों से कह रहे हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि अभी तक मामला सुलझा नहीं है। प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। मैंने यही कहा था लोगों से, मैंने कहा मॉनसून के आने के साथ ही हम अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन ऑल्दो पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह डिलेड हो गया मौसम जो है, मगर मेरी बात रह गई उससे, तो ये और अब डिले नहीं है। एक तरफ है नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरी तरफ है कैप्टन साहब सोनिया गांधी जी से भी मिले और कहा कि मैं जो भी निर्णय पार्टी आला कमान लेगी मैं उसको मान लूंगा। क्या हम मान लें कि कप्तान के लीडरशिप के अंडर आप ये चुनाव लड़ेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी में रहेंगे और उनको भी सम्मान दिया जाएगा? देखिए, कैप्टन हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री, करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। तो ये सवाल, इसलिए ये सवाल है कि सिद्धू जी कई ट्वीट्स कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है, सिद्धू जी एक तरह से हमारी तारीफ कर रहे हैं। इससे मामला और कुछ बिगड़ गया है कि क्या सिद्धू जी कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे? देखिए, कुछ मामलों में जो उनका अपना अंदाजे बयां है उसको तो मैं नहीं बदल सकता। वो कभी कभी प्रशंसा भी इस ढंग से करते हैं कि वो क्रिटिसिज्म जैसी लगने लगती है। मगर सिद्धू जी ने अपनी बातचीत में जो कुछ इश्यूज उठाए हैं वो हमारी पार्टी के भी इशू हैं, इवन कैप्टन के भी अपने इश्यूज हैं जिनको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और उसकी प्रोसेस ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर स्टार्ट कर चुके हैं। यानी सिद्धू जी आम आदमी पार्टी नहीं जाएंगे? अब आम आदमी पार्टी की तरफ जाने का सवाल ही नहीं। वही कह रहा हूँ, जब केजरीवाल गए थे पंजाब तो उन्होंने वहां पर बिजली के विषय में कुछ कहा, तो जिस तरीके से विद फुल आर्गुमेंट्स, लॉजिक के साथ सिद्धू ने पंक्चर किया केजरीवाल के उसमें, बल्कि वो फॉर्मूला मैंने और स्टेट्स में भी जहां आप जा रही है उनके पास उनके उसको रिट्वीट करके भेजा है। इसलिए भेजा है क्योंकि उसने पंक्चर किया है उसने, और ये भी सिद्धू जो हैं ये दिखा रहे हैं। अब वो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे माने हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने, आम आदमी ने उनकी तारीफ में जो कुछ पहले कहा था उसको दिखा रहे हैं। यानी सिद्धू जी कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन पक्का? आई एम श्योर। लेकिन वो एक बात समझ गए हैं कि कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर मेरी फ्यूचर एम्बिशन पंजाब को लेकर के भी, और कभी नेशनल लेवल पे भी आदमी आना चाहता है, काम करना चाहता है, अपनी पॉपुलरिटी का वो लेना चाहता है, तो उनको ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म कांग्रेस का ही हो सकता है। लेकिन पंजाब में अमरिंदर कैबिनेट से इस्तीफे के बाद से ही सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अमरिंदर और सिद्धू आमने सामने आ गए, लेकिन चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने मामले को संभाला। सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में
सरकार को जाती है वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। मैं तो उसको बचपन से जानता हूं, सो मुझे तो इसके साथ कोई आई हैव नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद हिम, बट ही प्रॉब्ली वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड रिप्लेस मी, दैट्स हिज बिजनेस। लेकिन जो टाइमिंग उसने किया वन डे बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज रॉन्ग। उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पे पड़ेगा, नॉट ऑन मी। बढ़ते हैं आगे और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। हर हर महादेव। बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री मोदी आज काशी के दौरे पर हैं और आपको बता दें कुछ देर पहले उन्होंने जापान के सहयोग से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस हाईटेक कन्वेंशन सेंटर को रुद्राक्ष के थीम पर ही बनाया गया। इससे पहले पीएम ने काशी में 1500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। बीएचयू में मातृ और शिशु सेंटर भी खोला जिसमें 100 बेड हैं। कैंपस से ही लोगों को संबोधित भी किया। पीएम ने काशी के विकास का खाका पेश किया तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की। अब आप देखिए, भले दिन ज्यादा हो गए हो, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। मैं भारत के परम मित्र जापान को, जापान के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे को और एम्बेसडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी हमें प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश भी देखा। उनके आत्मीय प्रयासों से काशी को ये उपहार मिला है। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे।
तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। हमने जापान से ऐसे ही सांस्कृतिक संबंध की रूपरेखा खींची थी। मुझे खुशी है कि आज दोनों देशों के प्रयासों से विकास के साथ साथ रिश्तों में मिठास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। काशी के रुद्राक्ष की तरह ही अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरात में भी जापानी जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का भी लोकार्पण हुआ था। जैसे ये रुद्राक्ष जापान की ओर से भारत को दी गई प्रेम की माला की तरह है, वैसे ही जैन गार्डन भी दोनों देशों के आपसी प्रेम की सुगंध फैला रहा है। इसी तरह चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान हमारा साझीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जापान के सहयोग से बन रहे ये प्रोजेक्ट न्यू इंडिया की ताकत बनने वाले हैं। पीएम मोदी के आज के दौरे का खास तोहफा है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये सेंटर भारत जापान मैत्री का खूबसूरत प्रतीक है। क्या है इसकी खासियत, रिपोर्ट देखिए। ये है वाराणसी को पीएम मोदी की बेशकीमती सौगात, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। रंग बिरंगी रोशनी में इस सेंटर की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसकी खूबसूरती का आलम यह है कि शहर के लोगों के लिए ये दर्शनीय स्थल बन चुका है। पीएम के आने की पूर्व संध्या में लोग सेल्फी लेते नजर आए। बनारस के लिए आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन बात? बहुत बेहतरीन, बनारस में सबसे बहुत बेहतरीन बात है। मैम आप भी आई हुई हैं, कैसा लगा देखकर? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और बनारस की बात तो सबसे निराली है। आप कहा जा रहा है यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होंगे, कन्वेंशंस होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगे, तो बनारस के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। हाँ बहुत, जी बहुत गर्व की बात है। वाराणसी का ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत जापान की कला और संस्कृति की बेजोड़ झलक है। इसका निर्माण जापान के सहयोग से हुआ है। ये कन्वेंशन सेंटर 13,196 वर्ग मीटर में बना है। इसमें 1200 लोगों के बैठने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉल है। कन्वेंशन सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम से बने 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। कन्वेंशन सेंटर को बनाने में 186 करोड़ रुपए की लागत आई है। मोदी यहाँ रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। इस मौके पर जापान के राजदूत भी मौजूद रहेंगे, जबकि जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे। ये है रुद्राक्ष सेंटर, जो कि
सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक ऑडिटोरियम होने वाला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उनके साथ जापान के एम्बेसडर भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि जापान के सहयोग से ये रुद्राक्ष सेंटर जो है, अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ये बना है और इसकी खूबसूरती, इसके भीतर लगी तकनीक, ये तमाम चीजें बिल्कुल अत्याधुनिक हैं। बता दें कि जब शिंजो आबे 2015 में वाराणसी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनके साथ गंगा की लहरों की सैर की थी, तभी इसकी रूपरेखा तय की गई थी और उसके बाद से ये बनाया गया है। तकरीबन 13,000 वर्ग मीटर में फैला है। प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं और इसकी स्थापत्य कला या इसकी सुंदरता कुछ यूं देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा का पूरा रुद्राक्ष के नाम से ही इसे बनाया गया। और अगर आप ऊपर के इसके ऊपर देखेंगे तो रुद्राक्ष की शक्ल में कई रुद्राक्ष जैसे चीजें वहां लगाई गई हैं। 108 ऐसे रुद्राक्ष इसमें लगाए गए। वाराणसी के लिए ये खास तोहफा है। पीएम मोदी ने भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें ट्वीट कर इसका जिक्र किया। पीएम ने लिखा, वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के उद्घाटन के लिए मुझे खुशी हो रही है। जापान की सहायता से बना ये अत्याधुनिक केंद्र वाराणसी को सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक स्थल बना देगा। साथ ही ये सैलानियों और व्यापारियों को भी आकर्षित करेगा। 2 मंजिला है, 2 फ्लोर्स है। यहाँ पर एक बड़ा सा एक मीटिंग हॉल होगा, जहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कॉन्फ्रेंसेस होंगे, एग्जीबिशंस भी होंगे, कॉन्सर्ट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। बनारस को जापानी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इनफैक्ट इसका जो फाउंडेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में दिसंबर के महीने में, जब पूर्व जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे यहाँ पर आए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तब इसकी नींव रखी गई थी और आज जाकर ये खड़ी हुई है। भारत जापान दोस्ती का खूबसूरत प्रतीक तैयार है। बस इंतजार है पीएम मोदी के यहाँ आने का। रोशन जायसवाल और पॉलम साहा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में काशी आए जब यूपी का विधानसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा दस्तक दे रहा है। पीएम मोदी के काशी दौरे से पूर्वांचल के चुनावी वातावरण में हलचल होना तय है। काशी पर तो पीएम मोदी की निगाह है ही, लेकिन इस दौरे से पूर्वांचल में बीजेपी की चुनावी संभावनाएं मजबूत होंगी। पूर्वांचल बीजेपी के लिए बेहद अहम है। मोदी जी आए हैं, खुशहाली लाए हैं, ना ये रिश्ता नया है, ना ये अपनापन और ना ही ये संकल्प। काशी के कायाकल्प के जिस यज्ञ का आह्वान नरेंद्र मोदी ने 7 साल पहले किया था, उसका एक एक अनुष्ठान प्रधानमंत्री के तौर पर निभाया जा रहा है। काशी का बढ़ाया नाम, खुश है शहर पूरा गांव। पीएम मोदी काशी पधारे। काशी में विकास की रफ्तार को धार देने का इरादा लेकर आए हैं। 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात इस दौरे में काशी के हिस्से में आई है। काशी को 1550 करोड़ सौगात है। वाराणसी शहर से जुड़ी हुई ढेर सारी योजनाएं वो इस वक्त देने जा रहे हैं। गदौलिया के पास मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन है। उसके अलावा क्रूज चलेगा, क्रूज का उद्घाटन है। साथ साथ 4 ऐसे पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है। पूरे वाराणसी के लिए प्रधानमंत्री की कई योजनाएं हैं। कुल 68 योजनाएं हैं जिसे आज वो जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। काशी का बढ़ाया नाम, खुश है शहर पूरा गांव। प्रधानमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी के बीच मोदी ने काशी का हमेशा ख्याल रखा है। सबूत है उनका 27 बार काशी आना। लेकिन ये दौरा जरा हटकर है। सामने यूपी का विधानसभा चुनाव है और काशी उस कड़ी में बेहद अहम है। काशी की डगर है तो सामने पूर्वांचल पर नजर है। जरा गौर कीजिए। पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2014 में 24 सीटें बीजेपी और सहयोगी पार्टी ने जीती। 2019 में पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 17 और 2 सीटें सहयोगी अपना दल ने जीती। 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की 167 सीटों में से बीजेपी ने 129 पर जीत का परचम फहराया।
लेकिन कोरोना की चुनौतियों ने पूर्वांचल में बीजेपी को मुश्किल में डाल रखा है। पूर्वांचल में डामाडोल होते राजनीतिक हालात से बीजेपी में बेचैनी है। इसलिए माना जा रहा है कि इससे पहले कि यूपी में चुनाव का ऐलान हो जाए, काशी के बहाने पीएम मोदी खुद मैदान में कूदे हैं। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए सबसे बड़ी जगह, सबसे ऐसी जगह जहां पर तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज वाराणसी पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, सीधे उनसे मिल रहे हैं, सीधे उनके लिए योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 2022 की ओर इशारा कर रहा है। काशी सिर्फ एक संसदीय सीट ही नहीं, पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा केंद्र बिंदु भी है। वाराणसी के सांसद खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं और करीब का गोरखपुर इलाका योगी आदित्यनाथ का है। बाबा विश्वनाथ की वाराणसी और बाबा गोरखनाथ का गोरखपुर, दो आध्यात्मिक केंद्रों की कमान बीजेपी के दो सबसे बड़े चेहरों के हाथ में है। इसलिए पूर्वांचल में बीजेपी को अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना ही होगा। कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।